हमारे साथ मुझे क्या कहना चाहिए, वाइज, ब्राइट, डायनेमिक, यंग, हैंडसम पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना ब्लश कर रहे हैं। मैं हंस जब रहा आप हूँ। रैलियों में जाते हैं तो तब ऐसे सुनने को मिलता है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आकर कहते हैं कि अरे आपके बारे में हम सुन रहे हैं, ग्राउंड पर लड़कियां कह रही हैं बहुत ही डायनामिक एंड हैंडसम डैशिंग यंग लीडर है। देखिए वो मेरे अंदर जो मर्जी देखे, मुझे देखकर झाड़ू का बटन दबा दें, आम आदमी पार्टी को वोट दे दें, मुझे तो इसी से मतलब है। अच्छा, ये थोड़ा सा तो बताएं, आप बहुत गार्डेड हैं इस वक्त, लेकिन जब जाते हैं जनसभाओं में, लोगों से मिलते हैं, तो क्या फीडबैक मिलता है? मतलब मैं सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं आपसे? बहुत अच्छा फीडबैक है। लोग गले लगाते हैं, लोग माथा चूमते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं। हमारी बात जो है रैली में बैठे 1000, 2000, 5000 लोग गुजरात के कोने कोने तक पहुंचाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे जैसा माहौल पंजाब में नज़र आ रहा था जब मुझे पंजाब की पार्टी ने सह प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी थी, कुछ उसी प्रकार का बदलाव का, परिवर्तन का माहौल नज़र आता है और लोग बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। राघव, वैसे कहते हैं कि जो नेता होते हैं ना, हर बात को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं। मैं आपकी पर्सनालिटी की, एज अ पॉलिटिकल लीडर, आपकी मास फॉलोइंग की, फीमेल फैन फॉलोइंग की, उस सब के बारे में बात करी थी और आपने बहुत स्मार्टली पूरे सवाल को ही घुमा दिया। वो आपका आकलन है। आप बताएं आपके कैमरे क्या कैद करते हैं। मुझे तो सिर्फ परिवर्तन सुनाई देता और कुछ नहीं सुनाई देता। चलिए अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपकी पार्टी पिछले इलेक्शंस में, और आपकी पार्टी का वैसे अगर रिकॉर्ड भी देखें तो फर्स्ट इलेक्शन आपका थोड़ा सुस्त रहता है, लेकिन सेकंड इलेक्शन में आप रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो गुजरात के लिहाज से रफ्तार पकड़ेंगे इस बार, क्या है आपका असेसमेंट ग्राउंड से? देखिए, मार्च के अंत में 2022 में हमने गुजरात में तैयारियां शुरू करी थी। मुझे याद है अप्रैल के महीने में पहली अरविंद केजरीवाल जी की एक बड़ी जनसभा, एक रैली का आयोजन हुआ था और अप्रैल से लेकर आज तक जितनी ज़मीन आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में तय करी है, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार इसलिए नहीं कि हम कोई बड़े मेहनती लोग हैं या कोई बड़ा हमने कोई बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति लगा दी है, हमको बड़े चाणक्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह, हर समाज, हर वर्ग के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन कांग्रेस नहीं दे सकती, वो परिवर्तन कोई और पार्टी नहीं दे सकती। इसीलिए आज गुजरात में परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल बन गया है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ अब 27 साल पुरानी अहंकारी सरकार को, भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर एक नई पढ़ी लिखी ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार लाने को तैयार हैं। और हमारा अपना ये मानना है कि हाँ, देखिए हम तो छोटी सी पार्टी है, हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है, इतने नेता भी नहीं है, इतना राजनीतिक अनुभव भी नहीं है जितना इन बाकी पार्टियों के पास है। लेकिन हमारे साथ जनता है, जनता का प्यार है और गुजरात की जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है। हमारी क्या औकात कि हम इतने बड़े बड़े लोगों से इलेक्शन लड़ सके जिनके पास सब कुछ है, सारी एजेंसियां इनके पास, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ये लोग डराते धमकाते हैं, सब कुछ इनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। कहती है मीडिया हाउसेज और अखबारों में अब तो आपके भी स्टेक्स हैं। नहीं, देखिए आप भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं इसलिए एक चीज़ बोली अदिति जी, मैं बहुत बार मैं मीडिया के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन गुजरात के चुनाव पे मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूं, गुजरात के जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उन सबको भाजपा के कार्यालय से कहा गया है कि अगर तुम आम आदमी पार्टी को दिखाओगे तो तुम्हें बंद कर देंगे। और आम आदमी पार्टी की किसी प्रवक्ता को डिबेट शो के लिए, बहस के जो आप लोग रात को करते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का अगर प्रवक्ता आएगा तो भाजपा अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगी। ये डर नहीं तो क्या है, ये धमकाना नहीं तो क्या है कि ब्लैकआउट कर दिया जाए आम आदमी पार्टी को। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, यही कह सकती हूँ क्योंकि आप न्यूज चैनल्स की बात करें, भाई आप जी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ सब नहीं। राघव चड्ढा आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत बड़े मीडिया के तबके की बात कर रहा हूँ और उनकी भी गलती नहीं है अदिति जी। मैं मीडिया को दोष नहीं देता,
उन पे इतना दबाव बनाया जाता है, नाना प्रकार के डर खौफ उनके मन में पैदा किया जाता है, वो बेचारे भी क्या करें, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हम खुद चाहते हैं कि उनको बेखौफ करें, अगर उसमें हमारा कोई योगदान हो सकता है तो हम वो योगदान ज़रूर देंगे। चलिए, मैं क्योंकि हम जी मीडिया पर बैठे हैं और मैं जनता के मुद्दों की बात करना चाहती हूँ। देखिए, हमने जो फ्यूचर है देश का वो उसे खास तौर पर यहाँ पर बुलाया ताकि नेताओं की बात वो जान और समझ सके। कांग्रेस पार्टी 27 साल में बीजेपी को हटा नहीं पाई, यहाँ से हरा नहीं पाई। इनके कई स्टूडेंट्स के जहन में यहाँ पर होगा कि आम आदमी पार्टी जो काम कांग्रेस पार्टी 27 साल में नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? क्या आपको कॉन्फिडेंस? बहुत अच्छा सवाल है। जो कांग्रेस पार्टी थकी हुई बूढ़ी हो चली कांग्रेस, जो 27 साल भाजपा को गुजरात में नहीं हरा सकी, अब वो 28वें साल में क्या हराएगी? पहली चीज। दूसरी चीज, आज से पहले अदिति जी गुजरात का चुनाव भाजपा के लिए एक वॉक ओवर इलेक्शन होता था, जिसमें लड़ाई होती ही नहीं थी, प्रतिद्वंद्वी कोई होता ही नहीं था, ना भाजपा को इतनी चुनाव प्रचार की जरूरत पड़ती थी, ना बड़े नेता उतारने की जरूरत पड़ती थी, ना इश्तेहार देने की, ना होर्डिंग पोस्टर लगाने की, ना रैलियां करने की। अपने आप वोट पड़ता था, जीत जाते थे, क्योंकि मुकाबले में कोई और, दौड़ में कोई और था ही नहीं। तो अगर आप अकेले रेस में दौड़ रहे हो तो आप हमेशा फर्स्ट आओगे। आज 2022 के चुनाव में एक विकल्प के रूप में, एक चुनौती के रूप में, एक फॉर्मिडेबल चैलेंजर के रूप में आम आदमी पार्टी उभरी है। इसीलिए आज भाजपा को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी समेत अपने सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल को उतारना पड़ रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री भाजपा के गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। पता नहीं कितने 100 विधायक, कितने 100 मंत्री उतरे हुए हैं, 150 से ज्यादा सांसद उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक 5 फुट 5 इंच के अरविंद केजरीवाल को रोकना है, बस एक ही मकसद है। तो आज भाजपा को इतनी ताकत झोंकनी पड़ रही है कि ऐसे इलेक्शन में, जो आज से पहले वॉक ओवर इलेक्शन कहा जाता था, तो कुछ चमत्कारी हो रहा है गुजरात में, और गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। वो परिवर्तन कांग्रेस नहीं है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मेरा अपना आकलन है, और ये एक भारत की राजनीति का विद्यार्थी होते हुए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का ना कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस गुजरात या भारत देश को कोई भविष्य दे सकती है। कांग्रेस अब चुनाव लड़ने के बिजनेस में है ही नहीं। उन्होंने ये रण का मैदान छोड़ दिया है। अब कांग्रेस मात्र एक एनजीओ बन गई है जो समय समय पे सामाजिक कार्य करती है। वो इलेक्शन नहीं लड़ते। अब अगर इस देश में और गुजरात में खास तौर पे कोई एक पार्टी, कोई एक राजनीतिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपकी पार्टी के बारे में मेरे पास फॉलोअप क्वेश्चन था, इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन है मेरे, लेकिन क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, या राहुल गांधी, पार्लियामेंट में आप उनसे मिले होंगे, और कांग्रेस पार्टी तो उन्हें अब काफ़ी युवा चेहरा, युवा नेता बताती है। हालांकि आप उसे कैसे देखते हैं वो मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगी। आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आप ही पर छोड़ देती हूँ कि अब आप ही क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अब आप कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक समझ है और उनकी राजनीतिक रणनीति, आप उसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात में है, और भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु और केरल में निकाली जा रही है। ये यात्रा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम निकाल रहे हैं। तमिलनाडु में इन्होंने 20-25 दिन लगा दिए। तमिलनाडु में भाजपा की कितनी सीटें हैं? एक भी सीट नहीं है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। 20 दिन केरल में लगा दिए। कितनी सीटें हैं भाजपा की केरल में? एक भी सीट नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चलाता कौन है, क्या उन्हें राजनीतिक समझ है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। हम आम आदमी पार्टी तो 10 साल पहले बनी है, लेकिन हम जितना समझ पाए हैं, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अब सरेंडर कर दिया है। वो अब इलेक्शंस फाइट करने के कामकाज से अपने आप को उन्होंने परे कर लिया। अब वो सामाजिक कार्य करेंगे समय समय पर।
जब मन करेगा कभी यात्रा निकालेंगे, कहीं कोई चैरिटी का काम करेंगे। अब वो एक एनजीओ बन गई है कांग्रेस, अब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। क्यों, जब मैं राघव चड्ढा को सुन रही हूँ, चलिए मैं यहाँ पर जो युवा है उनसे भी पूछती हूँ, जब मैं राघव चड्ढा को सुन रही हूँ तो मेरे जहन में आ रहा है जो बीजेपी कहती है ना कांग्रेस मुक्त भारत, कि आपको भी वही सेंस आ रही है? क्योंकि मुझे वही सेंस आई। आपको भी लग रहा है राघव वही कांग्रेस मुक्त भारत का जो नैरेटिव है कुछ वैसा ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि ना? तो ये आपकी कांग्रेस मुक्त भारत जो कभी बीजेपी की पॉलिटिकल पिच थी, आपको लग रहा है कि वो आपकी पॉलिटिकल समझ में भी वो रियलिटी दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, हम किसी को कोई किसी पार्टी से इस देश को मुक्त कराना या कोई किसी से व्यक्तिगत रंजिश निकालने की कोई बात नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि आज देश को एक विकल्प चाहिए अदिति जी। लोग विकल्प तराश रहे हैं। आज मान लीजिए अगर 31% भारत की आबादी ने भाजपा को वोट दिया, या अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में शायद 38-39% आबादी ने भाजपा को वोट दिया, तो लगभग 60% लोग ऐसे भी हैं इस देश के जिन्होंने किसी विकल्प को वोट दिया। आज वो लोग एक विकल्प तो ढूंढ रहे हैं कम से कम। वो विकल्प कांग्रेस नहीं है। वो विकल्प और वो ताकत, वो शक्ति, वो अंग्रेजी में कहते हैं फायर इन द बेली, कि आपकी पेट में भूख और आग होनी चाहिए चुनाव जीतने की, चुनाव में भाजपा को हराने की, वो इनमें नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चुनौती दे पाती है जो और कोई पार्टी नहीं दे पाती? उसका मैं 3-4 बिंदु में आपको जवाब देता हूं जितनी मेरी समझ है। पहली चीज, आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी अब सही मायने में एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति, ताकत बन चुकी है। आप बंगाल की किसी पार्टी की बात करें तो वो बंगाली अस्मिता से निकली हुई पार्टी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बाइफरकेशन हुआ आंध्रा का, उससे कुछ पार्टियों ने जन्म लिया, उनमें एक रीजनल एलिमेंट है। शिवसेना है, वो महाराष्ट्र की एक पार्टी, इन सब में एक रीजनल एलिमेंट है। आम आदमी पार्टी में वो रीजनल एलिमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गुवाहाटी तक। नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी का, वो पूरे भारत देश में, और हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू पूरे भारत देश में एक रिकॉग्निशन, एक मान सम्मान प्राप्त कर चुका है। तीसरी चीज, मॉडर्न डे इलेक्शनियरिंग। आज के युग में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उसकी गणित, उसकी साइंस, उसकी तकनीक, वो जितनी भाजपा को आती है उतनी ही आम आदमी पार्टी को आती है, जो और किसी पार्टी को नहीं आती। और चौथी और आखिरी चीज, आम आदमी पार्टी एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी कि एक आर्थिक उन्नति का मॉडल जनता के सामने पेश करती है। कोई लोगों को, बहुत लोग होंगे जिनको ये मॉडल ना पसंद आए, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मॉडल पसंद आता है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन एक आर्थिक उन्नति का, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मॉडल, जिसमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं आपको चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल जी आपकी जेब में डालने का काम करते हैं। एक मॉडल हमने पेश किया, और कोई पार्टी कोई मॉडल पेश नहीं करती है। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें अन्य गैर भाजपा राज्यों से भिन्न करते हैं, गैर भाजपा राजनीतिक शक्तियों से भिन्न करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। आपने 2-3 बातें यहाँ पर उठाई हैं। एक तो हो सकता है जो आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर एनजीओ वाला कमेंट किया, उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्हें नागवार गुजरे, ये कहते हुए भी, ये सोचते हुए भी कि पार्टी अब परिवारवाद से मुक्त होने का क्लेम करती है। एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा ये, अभी आपने कहा कि हम एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये कहा कि आप एम्पावर नहीं करते हैं, फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स है वो एम्पावर नहीं करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एम्पावरमेंट का मॉडल और आम आदमी पार्टी की एम्पावरमेंट का मॉडल में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का एम्पावरमेंट मॉडल है ठेकेदारों के लिए। जैसे मोरबी में घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का काम दिया गया, 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 लाख रुपए खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस ठेकेदार की एम्पावरमेंट करी, उसको सशक्त किया, उसकी आर्थिक उन्नति के बारे में सोचा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल चंद उद्योगपति और चंद ठेकेदारों के एम्पावरमेंट का मॉडल नहीं है, ये देश की आम जनता के एम्पावरमेंट का मॉडल है, जिसमें हम कहते हैं कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको जितनी बिजली चाहिए, जितनी अच्छी शिक्षा चाहिए, जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, वो सरकार मुहैया कराएगी। ये
बड़ा फर्क है हम दोनों के एम्पावरमेंट मॉडल में। और भारत देश का संविधान कहता है अदिति जी दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कल्याणकारी स्कीम्स लाकर जनता को आर्थिक तौर पे ऊपर करे। आज हम इतनी महंगाई के दौर में जी रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गुजरात के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, मैं गुजरात के हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दूंगा, गुजरात के हर बड़े बुजुर्ग को महंगे से महंगा इलाज, 1000 रुपए की दवाई हो या 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, वो गुजरात की केजरीवाल सरकार देगी, तो इसमें बुराई क्या है? और हम कोई इकलौती पार्टी ऐसी नहीं है जो ये बात कर रही है। इस दुनिया में 30 से ज्यादा ऐसे विकसित देश हैं जो ये सारी बुनियादी सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी जनता को मुफ्त में राज्य सरकार के खर्चे पे मुहैया कराते हैं। वो विकसित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि वो विकसित हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है हमारे एम्पावरमेंट मॉडल में और भाजपा के फर्क समझा रहे हैं मुझे। अब मैं आपसे, राजनीति में सब कुछ सत्ता के लिए है, वोट के लिए है। लेट्स बी रियल एंड रियलिस्टिक। आप आम आदमी पार्टी को गुजरात में कितनी सीटें देख रहे हैं? 3-4 चीजें जो मैं समझाऊं, गुजरात में कई महीनों से घूम रहा हूं। पार्टी ने मुझे सह प्रभारी के तौर पे यहां छोटी सी एक जिम्मेदारी दी हुई है। एक, कांग्रेस खत्म हो गई है, पहला बिंदु। दूर दूर तक मैदान में नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी तो आपको मौका दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि खुला मैदान है, अब जाओ तुम। हाँ, तो यही मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि आज शायद 5 सीटें भी कांग्रेस की पूरे गुजरात में नहीं आ रही। और गुजरात का मतदाता ये समझ चुका है कि कांग्रेस को वोट डालना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बिंदु। दूसरी बिंदु, भारतीय जनता पार्टी का, पहले बिंदु पे राहुल गांधी ने आपको खुला मैदान दे दिया है या आपने अपनी स्टैंडिंग वो बना ली है कि आपको फर्क नहीं पड़ता? अब ये तो आप राहुल गांधी जी से पूछिए। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या? आपकी भी तो पॉलिटिकल समझ है ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कांग्रेस अब चुनाव ना लड़ती है ना लड़ने की शक्ति है। उन्होंने चुनाव से विड्रॉ कर लिया अपने आप को, और सिर्फ गुजरात के चुनाव से नहीं, आने वाले सारे चुनाव उससे विड्रॉ कर लिया। वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनको करने दीजिए ना। वो इतनी अच्छी यात्रा निकाल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको, यात्रा निकालें। वो मैं कह रहा हूँ अगले 5-7 साल यात्रा ही निकालते रहे और तमिलनाडु और केरल में निकालते रहे। खैर, एक बिंदु तो ये रही कि कांग्रेस की समाप्ति हो गई है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार पिछले 6 महीने में हमारे हर इंटरनल सर्वे में गिरता जा रहा है और रफ्तार से गिर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कहीं 47-48% वोट्स लेती थी गुजरात के इलेक्शंस में, आज वो घट के कहीं 35-36-37% वोटों पे आ खड़ी हुई है और ये ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। आम आदमी पार्टी जिसने 0 से शुरू किया था, जो मार्च के महीने में 0% वोट शेयर पे थी, वो बढ़ती जा रही है और आज आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। हम आगे निकल गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सर्वे भी दिखा रहा है, हमारा सर्वे भी दिखा रहा है। सीटें कितनी है? आपका इंटरनल सर्वे आपको कितनी सीटें दिखा रहा है? आप कह रहे हैं आप बीजेपी को पीछे छोड़ चुके हैं। मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं। वोट शेयर कितनी सीटों में तब्दील होगा, उसमें से सौराष्ट्र में कितनी आएंगी, दक्षिण गुजरात में, उत्तर गुजरात में कितनी आएंगी, ये आने वाले समय में हम क्लोजर टू इलेक्शंस आपसे चर्चा करेंगे। आपको मैं इलाका एरिया वाइज बता दूंगा कि कहां पे आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं। लेकिन वोट शेयर में हमने उनको पीछे छोड़ दिया। आपका किसी भी गोल के टुवर्ड्स हम काम करते हैं ना, कोई भी सरकार बनेगी 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें सरकार बन रही है और 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। हमारा मुख्यमंत्री ईशुदन गद्दी भाई गुजरात के अगले सीएम होंगे। अच्छा चलिए, ये जो कॉन्फिडेंस है राघव चड्ढा, इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? 3 पॉइंट्स में मुझे बता दीजिए ताकि जनता को क्लैरिटी मिले। आधार एक, गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। दूसरा, गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। और तीसरा, गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। आप हमारी रैलियों में आए, आपके सारे पत्रकार आते हैं, आपके न्यूज चैनल के कैमरे भी आते हैं। आप लोगों के चेहरे की उनकी जो आंख में जो उम्मीद है उसे कैद करें। हजारों लाखों लोग आज
आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की जनसभाओं में, रोड शोज में आ रहे हैं, सिर्फ परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमारा तो यहाँ पे कोई बेस भी नहीं था, कोई परंपरागत वोट बैंक भी नहीं था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी को हर वर्ग का, हर जात का, हर धर्म का, हर व्यक्ति वोट दे रहा है। और आज इसी वजह से अदिति जी, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, हर राज्य सरकार का मंत्रिमंडल, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, 150 से ज्यादा सांसद सब उतारने पड़ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती जो बन गई। बीजेपी को जानते हो, समझते हैं, वो अपने वो लोकल इलेक्शंस तक को बहुत सीरियसली लेते हैं। और आपने तो देखा कि एमसीडी के चुनाव तो हो रहे हैं दिल्ली में, आपने देखा बीजेपी ने वहां पर भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के सीएम को उतार दिया। तो ये तो बीजेपी ये हैदराबाद में भी कर चुकी है, और ये हमने कई बार जहां देखा है। मुकाबला बीजेपी की लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर है, वो ये कहते हैं हम इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज का इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां मुकाबला इतना मुश्किल है कि इतनी ताकत झोंकने की जरूरत पड़ी। गुजरात में आज से पहले कहां इतनी ताकत झोंकी जाती थी? आप गुजरात का 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2012 का देख लीजिए, 2007 का, 2002 का, कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, कभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत झोंकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वॉकओवर चुनाव होता था। तो वॉकओवर चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी अकेली दौड़ में भागती थी, अकेली जीत जाती थी। और मैं परिवर्तन की बात बार बार क्यों कर रहा हूं? 1960 में आज का जो गुजरात है इसका निर्माण हुआ था, मॉडर्न डे गुजरात का। 1960 से लेकर आज तक गुजरात में 35 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लोग कहते हैं हमने इन दोनों पार्टियों को भरपूर मौके दिए, इन्होंने हमें क्या दे दिया? इनके बच्चों के तो विदेशों में महल बन गए, सब विदेशों में सेटल हो गए, इनके कारखाने खुल गए, फैक्ट्रीज बन गई, शॉपिंग मॉल बन गई, मर्सिडीज ऑडी गाड़ियां आ गई। जो आदमी किसान मजदूरी करता था, किसान के खेत में मजदूर के तौर पे काम करता था, आज 1000 एकड़ जमीन का मालिक है। जब इनके लोगों के, इनके परिवारों के वारे न्यारे हो गए, गुजरात के लोगों को तो कुछ नहीं मिला। तो आज लोग ये कहते हैं कि जब सबको ट्राई कर लिया तो एक बार अरविंद केजरीवाल को भी ट्राई कर लेते हैं। ये लोग ईमानदार लगते हैं। सुना है कुछ दिल्ली में करके आए हैं, सुना है कुछ पंजाब में करके आए हैं। एक पढ़ी लिखी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को ले आते हैं। लोगों के मन में ये भाव है। और हम क्या कहते हैं, आखिरी चीज, हम सीधे तौर पे ये कहते हैं, मैं अक्सर अपने सारी रैलीज और रोड शोज में समाप्ति के समय ये कहता हूं कि अगर फिर भी आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगे और आपको लगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है कि नहीं देना, अभी भी आपके मन में दुविधा है, तो एक बार मौका देकर देख लो। 5 साल अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, उसमें वोट मत देना, एक मौका तो देकर देखो। ठीक, आप जनता से कह रहे हैं एक मौका देकर देखो, और बीजेपी कह रही है कि आपका तो वही हश्र होने वाला है जो आपका गोवा में किया जनता ने, आपका तो वही हश्र होने वाला है जो उत्तर प्रदेश में किया या उत्तराखंड में किया, गुजरात भी उसी रास्ते पर जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो पंजाब में हमने किया वो हो जाए गुजरात में। सिर्फ गोवा और उत्तराखंड से ही क्यों कंपेयर करते हैं? देखिए मैं लेकिन वहां पर लेकिन पंजाब में आपकी टक्कर बीजेपी से डायरेक्ट नहीं थी, ये तो आप मानेंगे? देखिए ये एक भ्रम है कि आम आदमी पार्टी की जब जब टक्कर कांग्रेस से होती है वो सरकार बना लेती है। अब आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आप तो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में 2015 में चुनाव होने से पहले बीजेपी की 32 सीटें थी 70 की विधानसभा में, हमारी 28 सीटें थी। हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से था और हमने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई 70 में से 67 सीटें लाकर। 2020 में भी जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो कांग्रेस तो दौड़ में नहीं थी, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी थी। नॉट चैलेंजिंग दैट, दोस आर फैक्ट्स, तो दोस फैक्ट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड। एब्सोल्युटली, मैं तो उस नैरेटिव की बात कर रही हूं। तो नहीं, ये नैरेटिव गलत है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। लॉजिकली अगर आप समझें तो आम आदमी पार्टी जब जब बीजेपी को टक्कर देती है, ज्यादा मुकाबलों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। 2015 दिल्ली ले लीजिए, 2020 दिल्ली ले लीजिए। और पंजाब का भी आकलन गलत है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में थी, अकाली दल जिसे एक पंथिक पार्टी कहा जाता है वो भी मैदान में थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी जान झोंकी हुई थी। फिर भी आम आदमी पार्टी इस दौड़ में, 4 लोग दौड़ रहे थे, उस दौड़ में सबसे आगे निकल गई, अव्वल नंबर पर आई। लोग परिवर्तन चाहते थे। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं अदिति जी, हम लोग कौन हैं? हम साधारण से लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी पेशे से इंजीनियर हैं, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। हम अपनी नौकरियां छोड़कर इस
भारत की राजनीति को बदलने आए हैं। हमें तो ठीक, इतनी आप राजनीति आती को भी नहीं। बदलने आए हैं, लेकिन आपके क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सब पार्टियों की जननी है कांग्रेस पार्टी, और अब हर पार्टी में कांग्रेस पार्टी के शेड्स दिखाई देते हैं। एक तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल छोक नहीं लगाया गया है, ये कहा जाता है हर पार्टी के बारे में। दूसरी बात, जो अभी आप बात कर रहे थे, अब तो ये दौड़ लगी हुई है ना, ये होड़ हो रही है कि नरेंद्र मोदी बड़े हिंदू हैं कि अरविंद केजरीवाल बड़े हिंदू। अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है, और वो कह रहे हैं कि इनको तो नोटों पर अब लगवानी है गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर, क्योंकि इनको चाहिए वोट। देखिए अदिति जी, लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से मतलब है। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। और जहाँ तक आपने नोट पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की बात करी, अगर हमने एक सुझाव दिया तो भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन क्यों कर रही है? बीजेपी को उससे क्या एतराज है? अगर आज केजरीवाल साहब ने इंडोनेशिया जैसे देश का उदाहरण दिया जहां पे मात्र 6% आबादी हिंदू है, वहां की करेंसी में भगवान गणेश जी की फोटो लगी हुई है। अगर हमने ऐसा सुझाव दे दिया तो उस सुझाव को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? वो इसलिए दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल ने दिया। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। कह रही कि आपने चुनाव देखकर दिया ना, आपकी टाइमिंग जो थी आपके प्रस्ताव की, चुनाव से कई महीने पहले कर दी। वो जो टाइमिंग थी वो ये सवाल दिखा रही है, उठा रही है कि ये प्रस्ताव या ये सुझाव अभी क्यों आया? चुनाव की तारीखों की घोषणा ना ही गुजरात के ना ही एमसीडी के चुनावों की ऐसी कोई घोषणा हुई थी जब हमने ये सुझाव केंद्र सरकार को भेजा था। मैं चाहूँगा, आज मुझे बताया गया है आपके मंच पे केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं। आप ज़रूर उनसे ये सवाल पूछिएगा कि क्या आपको अरविंद केजरीवाल जी का ये सुझाव पसंद है या नापसंद है, एक विषय। और दूसरी बात, अदिति जी, जब हम कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा, काफी केयरफुली क्राफ्टेड सुझाव था। जब हमने ये कहा अदिति जी कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देंगे और एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सफाई कर्मचारी का बच्चा हो या हाई कोर्ट जज का बच्चा हो, दोनों एक डेस्क पे बैठ के स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के परिवार से आने वाले लोग उस स्कूल में जाएंगे। ऐसे ही जब अस्पताल बनेंगे तो सबका इलाज होगा। एग्री विद यू, एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, स्कूल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन भाई हम ये क्यों सुनते हैं कि ये जो कंस की औलादें हैं, ये क्यों बताया जाता है रैलियों में कि मेरा जन्म जन्माष्टमी पे हुआ था? अब जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर कहा जाता है कि या तो विकास की बात कर लीजिए या फिर आप जो बीजेपी की सियासी पिच है उसे एड्रेस कर लीजिए। देखिए, ये तो एक ये सब सवाल आपके ओपोनेंट्स के हैं। देखिए, ओपोनेंट्स की बातें तो ना मुझे लगता है ना आपको समय बर्बाद करना चाहिए ना हमें समय बर्बाद करना चाहिए। ओपोनेंट्स को छोड़ दीजिए, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को इससे मतलब है मुझे बिजली कौन देगा। तो उनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको भी मंच देती हूं, मैं उन्हें भी मंच देती हूं, वरना अभी आपके बाद जो गेस्ट आएंगे वो इसी सीट पर बैठकर मुझसे कहेंगे कि अरे आप तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को मंच देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आज जब जनता कोई भी न्यूज चैनल देखती है अदिति जी, तो एंकर पूछ रहा होता है कि बीजेपी ने आपको ये कहा, आपने क्या कहना है, और बीजेपी से कि आम आदमी पार्टी ने आप पे ये आरोप लगाया, आपको क्या कहना है। जनता को इससे कुछ मतलब नहीं है। जनता कहती है कि मुझे स्कूल कौन दे रहा है, मुझे अस्पताल कौन दे रहा है, मुझे मुफ्त बिजली कौन दे रहा है, मेरी आर्थिक उन्नति की बात कौन कर रहा है। और आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये अहमदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है, हम गुजरात में बैठे हैं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक पार्टी है जो गुजरात में एक मॉडल दे रही है आर्थिक उन्नति का और मुद्दों की बात कर रही है, एक ब्लूप्रिंट देके वोट मांग रही है। कोई एक पार्टी मुझे बता दीजिए जो ब्लूप्रिंट देते हुए वोट मांग रही है, कोई एक जनता की बात कर रही है, जनता की उन्नति की बात कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं राघव चड्ढा, तो बीजेपी में एक बड़ा तबका वो ये कहता है कि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। आप उस व्यू पॉइंट को कैसे एड्रेस करेंगे? और बार बार ये कंपैरिजन हो रहा है गुजरात में, गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल आप यहाँ देने आए हैं। देखिए, हम कोई मॉडल देने बेचने नहीं आए हैं। एक मॉडल है जो हवाई मॉडल था, अगर वो मॉडल लागू हुआ होता तो आज गुजरात में ये बुनियादी सुविधाएं तो लोगों तक पहुंच गई होती। हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल गए होते, हर जगह 5 सितारा बढ़िया सरकारी अस्पताल होते जिसमें मुफ्त इलाज हो रहा होता, बढ़िया स्कूल्स होते। आप घूमिए पूरा गुजरात, मैं आपको कहता हूँ भावनगर जाइए, चलिए
भावनगर जिला जाइए, वो इलाका है जहां से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आते हैं हमारे, वहां पर आपको अस्पताल ही नजर नहीं आएगा, मीलों दूर कोसों दूर कहीं अस्पताल नहीं है। ये हालात है गुजरात की। तो मैं किसी के मॉडल को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं किसी नेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम एक मॉडल लेकर आए हैं जिसमें हम आपकी आर्थिक उन्नति की बात करेंगे, हर बेरोजगार युवा को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं देंगे तो आपकी जेब में 3,000 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, जो दुनिया के कई विकसित देश देते हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये विकसित देशों की सौगात है अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। हर महिला को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद हर महीने की देंगे, उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। महिलाओं की आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया कराएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सिंचाई के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए। आदिवासियों के लिए अलग केजरीवाल की गारंटी दी, युवाओं के लिए अलग केजरीवाल की गारंटी दी। हमने एक मॉडल पेश किया है। कौन सी पार्टी, आप मुझे बीजेपी का, मैं आप गुजरात चुनाव कवर कर रही हैं, लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बेसिक बातें करती हूँ। एक सवाल, कोई मुझे बता दे, इस पूरे हॉल में इतने सारे युवा बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बीजेपी का 2022 के गुजरात इलेक्शन का कोई एक वादा, कोई एक प्रॉमिस जो बीजेपी ने लोगों को किया हो कि हम ये आपको डिलीवर करेंगे, आप हमें वोट दो? किसी को नहीं पता। कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने युवा बैठे हैं गुजरात के, आप देख लीजिए कैमरा घुमाकर, किसी को नहीं पता, क्योंकि बीजेपी मुद्दों की बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी। नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, अभी आपने कहा कि बीजेपी ने अगर मॉडल दे दिया होता, यही बात तो दिल्ली मॉडल के लिए भी कहा जाती है कि आप कहते थे हम पेरिस बना देंगे, हम इसे न्यूयॉर्क सिटी बना देंगे, तो इश्यूज तो दिल्ली में भी है, तो इश्यूज हर जगह है। लेकिन मेरा पॉइंट फिर वही है, जो सवाल मैंने आपसे इस सवाल से पहले पूछा था, कि जब विकास की बात होती है इस देश में, तो फिर पॉलिटिकल पिच कंस की औलाद और मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुआ और हम मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे और मुफ्त में लेके जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए, तो फिर सवाल उठेंगे, फिर ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि आप विकास के रास्ते जाना चाहते हैं या आप हिंदुत्व के रास्ते जाना चाहते हैं। जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें उठाने दीजिए, उनके सवाल मुबारक। जो हमारा धर्म है, जिस भगवान को हम अपना इष्ट देव मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अगर उसको किसी ने सियासत के चश्मे से देखना है तो देखिए, मैं रोक नहीं रहा, आप देखते रहिए उसको सियासत के चश्मे से, लेकिन हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलीज में, क्योंकि जनता ने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं जनता का, अपनी रैलीज में जाकर सिर्फ एक ही बात कहती है अदिति जी, कि बीजेपी को वोट इसलिए दो गुजरात में ताकि डबल इंजन की सरकार बने, यानी कि ऊपर भी डबल इंजन, नीचे भी एक इंजन, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। इस डबल इंजन सरकार से जनता इतनी त्रस्त है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गुजरात चुनाव में महंगाई का है। मैं आंकड़े लाया हूं, जब ये डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी थी अदिति जी 2014 में, तो पेट्रोल 60 रुपए लीटर था। आज 2022 में डबल इंजन सरकार की बदौलत गुजरात के लोगों को पेट्रोल 100 रुपए पे खरीदना पड़ रहा है। डीजल 50 रुपए लीटर था जब डबल इंजन की सरकार बनी, आज डीजल गुजरात के लोगों को 90 रुपए लीटर पे खरीदना पड़ रहा है। एलपीजी गैस का सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर था जब डबल इंजन की सरकार बनी, आज 1060 रुपए का डबल इंजन की सरकार की बदौलत हमें मिल रहा है। देसी घी का 1 केजी का डब्बा 350 रुपए का था, 650 रुपए का हो गया। बस दो और, दूध 36 रुपए, अमूल कहा जाता है यहाँ का, 36 रुपए 1 लीटर मिलता था प्रति लीटर, आज 60 रुपए का दूध मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात के हर घर में सिंग तेल इस्तेमाल होता है। सिंग तेल का एक बड़ा वाला डब्बा 1000 रुपए का मिलता था जब डबल इंजन की सरकार 2014 में बनी थी, आज 2022 में 2800 रुपए का मिलता है। ये जो आप बता रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, आप को जनता अगर आज चुन ले तो ये रेट कितना हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। आम आदमी पार्टी को अगर जनता वोट देगी, वही लिस्ट पढ़ दीजिए। मैं वही पढ़ रहा हूँ। हाँ। आम आदमी पार्टी को अगर जनता वोट देगी तो हम 30,000 रुपए की महीने की आर्थिक मदद सौगात लोगों के लिए, हर गुजराती परिवार के लिए देंगे। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, बता देता हूँ कैसे देंगे। पहली 30,000 रुपए की मदद आप हर गुजराती परिवार को देंगे। गुजराती परिवार को देंगे। पहली चीज, हम बिजली 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त देंगे, उससे 4000 रुपए की महीने की बचत होगी। एक परिवार में 2 बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको विश्व स्तरीय मुफ्त सरकारी शिक्षा मिलेगी। 10,000 रुपए महीने का शिक्षा का खर्च, 2 बच्चों का खर्च, 2 बच्चों का।
स्वास्थ्य सेवाएं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, दवाई ऑपरेशन का विश्व स्तरीय हेल्थ केयर सर्विसेज सारी मुफ्त मिलेंगी। लगभग 7,000 रुपए हर महीने उसमें बचेंगे। तो 10,000, 4,000, 7,000, 21,000। 21,000 हो गए जी। इसके साथ साथ घर के अंदर मान लीजिए कि 2 बेरोजगार युवा हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के, जिनको नौकरी नहीं मिली, उनको हर महीने 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी कि दोनों को 3,000 रुपए, 6,000, 21,000 जमा 6, 27,000। और इसके साथ साथ घर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद, घर में 3 महिलाएं होंगी, दादी होंगी, माताजी होंगी, बिटियां होंगी, तीनों को मिलेगी। 27 जमा 3, 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए की सौगात केजरीवाल मॉडल गुजरात के हर परिवार को देगा। इससे महंगाई भी दूर होगी, इससे परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। माता पिता और 2 बच्चों, अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मतलब जमा घटा कर लीजिए, अगर परिवार और बड़ा है तो हो सकता है 40,000 रुपए का फायदा हो जाए, परिवार छोटा है तो 25,000 रुपए का फायदा हो जाए। मैं एक मोटे तौर पे एक सामान्य परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं उनका एक आकलन करते हुए बता रहा हूं। मेरा अपना यह आकलन है, गुजरात के हर परिवार को 30,000 रुपए की सौगात मदद इस अरविंद केजरीवाल जी के आर्थिक पैकेज से मिलने जा रही है हर गुजराती परिवार को। इससे महंगाई दूर होगी और इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। एक सवाल है मुझे ये जो डिस्कशन है इसे कंक्लूड करना है। ये सवाल लेकिन रेलेवेंट सवाल है। हिमंता बिस्वा शर्मा का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक कब तक बनाते रहेंगे, एम्स बनाइए। आप मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाने पर फोकस करते हैं, बड़ी चीज पर फोकस करिए। वो भी करेंगे, एम्स भी बनाएंगे, एम्स जितने बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। एम्स तो केंद्र सरकार का एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। गुजरात राज्य सरकार को एम्स चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, मैं पूछ लेती हूँ। दोनों चाहिए, दोनों की अपनी अलग यूटिलिटी है, दोनों चाहिए ना। मैं आपको इसका फर्क बता। अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों के जहन में होगा। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बेसिक हेल्थ केयर दिया जाता है। आपको बेसिक अगर बुखार है, जुकाम है, कुछ ब्लड प्रेशर चेक कराना है, वो बेसिक चीजें मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होती है। बड़े ऑपरेशंस होने हैं, आपका नी रिप्लेसमेंट होना है, किडनी रिप्लेसमेंट होना है, आपकी एंजियोप्लास्टी होनी है, तो उसके लिए एम्स जैसे बड़े अस्पताल होने चाहिए। बता दीजिए एक वाक्य में, कब तक एक एम्स आप दे देंगे गुजरात को? गुजरात को बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देंगे। गुजरात के सारे सिविल अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे। वादा टाइमलाइन के भीतर होना चाहिए। मैं आपको बता दीजिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, कितने साल? बता तो रहा हूं। पहले महीने से गुजरात के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाना शुरू कर देंगे और पहले 6 महीने के अंदर एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गुजरात को देंगे। थैंक यू सो मच राघव चड्ढा, जी न्यूज़ से बात करने के लिए। और ये कैमरा पर रिकॉर्ड दर्ज है तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर फिक्स होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।